हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम विजडम टीम की तरफ से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव। तारीख है आज 29 अक्टूबर 2022 और हम बात कर रहे हैं द हिंदू के एडिटोरियल क्रक्स को सरल हिंदी व्याख्या के साथ समझने की। आज के सेशन में दो एडिटोरियल आर्टिकल को डिस्कस किया जाएगा। आज का जो पहला एडिटोरियल आर्टिकल है वो रहेगा केयरलेस थ्रेट्स, लापरवाह धमकियां। इस आर्टिकल में बात होगी जिस तरीके से रशिया यूक्रेन का युद्ध अनियंत्रित होता हुआ अब दिख रहा है और नौबत परमाणु धमकियां जो कि अब यथार्थ भी संभव होती हुई नजर आ रही हैं, और किस तरीके से ये विकल्प पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा संकट सामने लाकर खड़ा कर दिया गया, इस बात का चर्चा इस आर्टिकल में किया जाएगा। दूसरे आर्टिकल में बात होगी एट कॉप 27 मूव द नीडल ऑन क्लाइमेट एक्शन। कॉप 27 में जलवायु कार्यवाही पर सुई को स्थानांतरित करें। चूंकि अगले महीने में इजिप्ट मिस्र में कॉप 27 की बैठक होने वाली है, तो इसी के मद्देनज़र किस तरीके से पूरी दुनिया में अब क्लाइमेट चेंज को लेकर नेशनल लेवल और ग्लोबल लेवल पर जो एक्शन की ज़रूरत है उस पर जिक्र किया जा रहा है। वन बाय वन दोनों ही एडिटोरियल आर्टिकल के क्रक्स को आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि क्वालिटी कंटेंट आप तक रेगुलरली पहुंचता रहे। इसका फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा जो कि बाइलिंगुअल भाषा में उपलब्ध है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। हाँ, इसका जो भी हिंदी अनुवाद है उसके लिए गूगल ट्रांसलेशन का इस्तेमाल किया गया। ऐसे में शब्दार्थ और भावार्थ में यदि भिन्नता होती है तो कमेंट बॉक्स में उसको जरूर इंगित कीजिएगा। चलिए आज के सेशन के स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला एडिटोरियल आर्टिकल है वो है केयरलेस थ्रेट्स, लापरवाह धमकियां। द वॉर इन यूक्रेन इज थ्रेटनिंग टू एस्केलेट बियॉन्ड एनीवन्स कंट्रोल। यूक्रेन में युद्ध किसी के नियंत्रण से आगे बढ़ने की धमकी दे रहा है। आर्टिकल में बात हो रही जिस तरीके से अभी रिसेंटली रशिया द्वारा डर्टी बम का इशू उठाया जा रहा है, और उसी के मद्देनजर रशिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं सरगई शोइगु, ये अपने समकक्ष से लगातार दुनिया भर में बात कर रहे हैं। इसी के सिलसिले में राजनाथ सिंह से भी इनकी अभी हाल फिलहाल में फोन पे वार्ता हुई है। बेसिकली जो डर्टी बम है, डर्टी बम रशिया का कहना है कि यूक्रेन द्वारा एक डर्टी बम बनाया जा रहा है। डर्टी बम का कॉन्सेप्ट ये है कि ये न्यूक्लियर बम जितना घातक तो नहीं होगा, पर हाँ इसमें रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट होते हैं वो ज़रूर मौजूद होंगे, जिससे कि जिस जगह पर अगर इसको विस्फोट किया जाएगा तो दशकों तक उसका असर वहां पर देखने को मिलेगा। हालांकि जो हताहत होगा वो कंपेरेटिवली अगर न्यूक्लियर बम से हम करें तो वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। और हालांकि यूक्रेन द्वारा ऐसे आरोप को खारिज किया जा रहा है और इनका कहना है कि रशिया बेसिकली एक फॉल्स फ्लैग अटैक खुद पर कर सकता है, खुद पर एक डर्टी न्यूक्लियर बम गिराकर, और तब उसको पूरी दुनिया के सामने एक वैलिड रीजन बता देगा कि ये हमला यूक्रेन की तरफ से हुआ और अब हम यूक्रेन पर एक व्यापक परमाणु हमला कर सकते हैं। चूंकि रशिया द्वारा लगातार इस बात को एक परमाणु आतंकवाद की संज्ञा दिया जा रहा है, पूरी दुनिया के सामने अब ये काफी बड़ा संकट भी बन चुका है। 1945 द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब अमेरिका द्वारा जापान पर परमाणु बम गिराया जाता है, उसके बाद से दुनिया में अभी तक परमाणु बम नहीं गिराया गया है। इवन 1962 में जब सोवियत यूनियन और यूएस के बीच में जो टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, परमाणु संघर्ष की भी नौबत आ गई थी, बावजूद इसके जो लीडर्स हैं उन्होंने स्थिति को संभाल लिया और वापस टेबल पर डायलॉग के माध्यम से वो वापस आ गए। पर आज के समय में सबसे बड़ी समस्या ये बन चुकी है कि लगातार राष्ट्रपति पुतिन द्वारा इस बात को दोहराया जा रहा है कि जब बात आएगी रूस की रक्षा की, अपने देश की रक्षा के लिए, तो जो भी उपलब्ध विकल्प हैं उसमें परमाणु विकल्प भी शामिल है। उसको इस्तेमाल करने से रूस कभी भी पीछे नहीं हटेगा। और ऐसे वक्तव्यों पर अमेरिका द्वारा भी कड़ी प्रतिक्रिया जताई जाती है। ऐसे में सबसे बड़ी आशंका ये जताई जा रही है कि कहीं जो रूस और यूक्रेन का संघर्ष है ये नाटो वर्सेस रशिया न हो जाए, क्योंकि दोनों ही पक्षों के पास न्यूक्लियर बम मौजूद हैं। और ऐसे में यदि
जो नाटो वर्सेस रशिया हो जाता है तो पूरी दुनिया के लिए अस्तित्व का संकट भी खड़ा हो सकता है। 8 महीने से ऊपर समय गुजर चुका है इस संघर्ष को होते हुए, चाहे वो आर्थिक पहलू अथवा मानवीय पहलू हो, विध्वंस दोनों ही स्तरों पर काफी ज्यादा हो चुका है। ऐसे में अब जरूरत है कि बातचीत की शुरुआत की जाए। हालांकि दोनों ही पक्ष द्वारा बातचीत का प्रयास नहीं किया जा रहा है। रूस का कहना है कि कोई भी ऐसा ठोस प्रस्ताव ही नहीं मिल रहा है कि हम बातचीत की टेबल पर लौटे, और जबकि यूक्रेन का कहना है कि जब तक राष्ट्रपति पुतिन सत्ता में है तब तक कोई भी बातचीत नहीं की जाएगी। साथ ही साथ में संघर्ष तब तक नहीं थमने वाला जब तक यूक्रेन अपने सभी क्षेत्रों को रशिया से वापस नहीं ले ले, जिसमें कि क्रीमिया भी शामिल होगा। अब चूंकि रूस नाटो युद्ध जिसकी संभावना काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी साबित होगा। ऐसे में इस संघर्ष को त्वरित रूप से समाप्त करने की आवश्यकता है। बातचीत को शुरू करने की जरूरत बहुत ज्यादा अब बढ़ चुकी है। डायलॉग डिप्लोमेसी, इसके ही माध्यम से जो भी सॉल्यूशन है वो निकल सकेगा, और इस बात को सबसे ज्यादा समझने की आवश्यकता आज के समय पे रूस और यूक्रेन को है। अगले आर्टिकल में बात होगी एट COP27 मूव द निडल ऑन क्लाइमेट एक्शन। COP27 में जलवायु कार्रवाई पर सुई को स्थानांतरित करें। The climate summit in Egypt should focus on the economic benefit of decarbonization. India should stop being a hesitant climate actor. मिस्र में जलवायु प्रस्तुत को डीकार्बोनाइजेशन के आर्थिक लाभों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भारत को एक संकोची जलवायु अभिनेता बनना बंद करना चाहिए। जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल के कुछ बड़े वैश्विक संकट की बात की जाए, चाहे वो कोविड महामारी हो, रशिया यूक्रेन युद्ध हो, अथवा वैश्विक आर्थिक जो आज के समय पे एक मंदी की तरफ पूरी दुनिया बढ़ती हुई नजर आ रही है, इन तीनों ही संकट से कहीं ज्यादा बड़ा आज के समय में परम आज के समय में जलवायु संकट हो चुका है। और सबसे बड़ी तबाही विकास जो शील देश होते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं, उनके लिए जब क्लाइमेट चेंज की बात आती है तो सबसे ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट उनको इन्हीं पर देखने को मिलता है, और जो पुअर इकोनॉमी होती है उनको भी सबसे ज़्यादा समस्या झेलने को देखा जा रहा है। और ऐसे में अगले महीने में COP27 की बैठक मिस्र में 6 नवंबर से होने वाली है, और जिस तरीके से चाहे वो COP26 की बैठक, ग्लासगो जो एग्रीमेंट होता है, 2015 में पेरिस एग्रीमेंट होता है, आज के समय में आवश्यकता है इन दोनों ही एग्रीमेंट से और ज़्यादा मजबूत कदम उठाने की, जो कि अगला जो बैठक होगा COP27 वहाँ पर। बेसिकली जब हम COP COP या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बैठकों की जब बात करते हैं तो एक UN द्वारा जब क्लाइमेट एक्शन के लिए ये बैठक बुलाई जाती है, जो भी संबंधित देश हैं वो इसमें शामिल होते हैं, और जब क्लाइमेट एक्शन की बात आती है तो ये सबसे बड़ा इंटरनेशनल लेवल पर एक डिसीजन मेकिंग बॉडी के रूप में देखी जा सकती है। और अब चूंकि जिस तरीके से पेरिस एग्रीमेंट 2015 में बात हुई थी कि जो डेवलप्ड इकॉनमी है, जो रिच इकॉनमीज हैं, जिस तरीके से जब चूंकि क्लाइमेट इतना खराब हुआ है, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो आज के समय में डेवलप्ड इकॉनमी है उनको ही माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, लगातार अनियंत्रित रूप से दोहन किया जाता है संसाधनों का, बिना किसी भी बातों को ध्यान में रखे हुए, बिना किसी जलवायु परिवर्तन का ख्याल किए हुए, तो ऐसे में जिम्मेदारी भी उनको उठानी चाहिए। और इसी के मद्देनज़र जब 2015 में पेरिस मीटिंग होती है, पेरिस एग्रीमेंट होता है, तो वहाँ पर ये बात भी कही जाती है, जहाँ पर जो डेवलप्ड और अमीर नेशन होते हैं उनको ईयरली $100 बिलियन का कॉर्पस इकट्ठा करने की बात कही जाती है, जो कि जो डेवलपिंग और जो पुअर कंट्री है उनको क्लाइमेट एक्शन के फाइट में मदद करेगा। हालांकि ऐसा अभी भी नहीं हो पा रहा है, अपने कमिटमेंट को जो डेवलप्ड और जो रिच कंट्री है वो पूरा नहीं कर रहे हैं। और आगे ये भी बात कही जा रही है, जिस तरीके से
जो टॉप 5 इमिटर हैं, जिसमें कि चाइना, यूएस, इंडिया, रशिया, जापान शामिल हैं। इन सब के अलावा जब साउथ ईस्ट एशियन कंट्री की बात करते हैं, तो जो जीवाश्म ईंधन को लगातार और भारी रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इससे इन्वायरमेंट में और भी बुरा असर पड़ रहा है। और इस तरीके से जो कमिटमेंट किया गया है कि 2050 तक जो टेम्परेचर है अर्थ का, उसको 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है। यदि लगातार जो जीवाश्म ईंधन है उनका इसी तरीके से इस्तेमाल होता रहेगा, तो ये लक्ष्य पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वैसे भी वर्तमान में ज़्यादातर देश अपने कमिटमेंट से काफ़ी दूर नज़र आ रहे हैं। आगे ये बात कही जा रही है, जिस तरीके से जो $100 बिलियन का जो कॉर्पस इकट्ठा करने की बात कही जा रही है, जिस पे अमीर जो देश हैं वो अभी तक प्रतिबद्ध नहीं नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जब पैसा जुटाने की बात आई हो तो उनके पास संसाधनों की कमी है। कुछ रिसेंट एग्जाम्पल की बात कही गई, जिस तरीके से 2008-9 में जब ग्लोबल क्राइसिस हुआ था, इसके अलावा कोविड में अभी रिसेंटली देखा गया, तो जो रिच इकॉनमी, वेस्टर्न इकॉनमी है, इससे फाइट करने के लिए $15 ट्रिलियन एक एस्टिमेट है, इतना उन्होंने इकट्ठा कर लिया। पर जब क्लाइमेट चेंज से फाइट करने की बात आती है, कॉर्पस इकट्ठा करने की बात आती है, तो $100 बिलियन वो इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। और ऐसे में अब जो अगला मीटिंग होना है COP27 का, वहां पर इन सभी मुद्दों को और ज़्यादा गंभीरता से उठाने की ज़रूरत है। 2050 तक कार्बन न्यूट्रल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जो मेजर एमिटर हैं वो एटलीस्ट इस लक्ष्य को पूरा कर ले। ये न्यूनतम आवश्यक होगा। ऐसे में अभी हाल में सिंगापुर द्वारा एक घोषणा आती है कि 2050 तक वो खुद को जीरो कार्बन एमिटर कर लेगा, अथवा एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री हो जाएगा, जो कि बहुत ही वेलकम्ड स्टेप है एक ऐसे कंट्री सिंगापुर के द्वारा, जो कि जब बात आती है कार्बन फुटप्रिंट की ग्लोबली, तो इसका कोई भी मेजर रोल है ही नहीं। 0.01% इसका ग्लोबल कार्बन फुटप्रिंट है। बावजूद इसके ये जो कमिटमेंट है उसको पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध नजर आता है। ये दूसरे देशों के लिए भी एक सबक निश्चित तौर पर साबित होता है। भारत की बात करते हैं तो फॉसिल फ्यूल अथवा जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता काफी ज्यादा है। और एक तरफ हमारा लक्ष्य भी है हम हायर जीडीपी ग्रोथ को हासिल करें। अब ऐसे में हम भारत द्वारा जो टारगेट लिया गया कि हम नेट जीरो एमिटर हो जाएंगे, वो 2070 का है। चीन की बात करते हैं, एक तरफ तो रिन्यूएबल जब एनर्जी की बात आती है तो दुनिया में ये चीन लीडर है, पर दूसरी तरफ कोयला और गैस उत्पादन में भी दुनिया में ये लीडर ही साबित होता है। 70% से ज़्यादा अकेले चीन उत्पादन करता है। और चीन द्वारा जो लक्ष्य लिया गया है कि नेट ज़ीरो एमिटर होंगे 2060 तक, तो दो जो वन ऑफ द बिगेस्ट एमिटर हैं टॉप 5 में, इंडिया और चीन दोनों ही 2050 तक इस लक्ष्य को पूरा नहीं करेगा। अब आगे ये बात कही जा रही है, भारत की बात कही गई है, जिस तरीके से भारत और चीन दोनों ने ही, जब बात आती है कि कोल पावर की, जो बिजली को बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल होता है, तो वहां पर जब दोनों ही देश द्वारा परिभाषा में फेज आउट की जगह फेज डाउन शब्द का इस्तेमाल करने लग जाते हैं, तो ये थोड़ा सा चिंता का विषय जरूर हो जाता है। शब्दों की गंभीरता को समझने के लिए देखिए, जब फेज आउट की बात होगी तो इसका मतलब होगा कि कोयले पर निर्भरता बिल्कुल खत्म कर दी जाएगी। पर फेज डाउन की जब बात होगी तो कोयले पर जो निर्भरता है उसको धीमे धीमे कम किया जाएगा। और अब 2050 तक नेट जीरो एमिटर निश्चित तौर पर ऐसी स्थिति में नहीं पूरा होने वाला है। आगे इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है, जिस तरीके से भारत की बात कही जा रही है, जब हम डीकार्बनाइजेशन की बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में धीमे धीमे हम उसकी तरफ बढ़ तो ज़रूर रहे हैं, पर
चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी की जब बात हो उसको स्विच करने के लिए, तो एक मैसिव हमको कदम उठाना होगा, काफ़ी बड़े पैमाने पर उसको स्विच दे करने की आवश्यकता है। आगे चूंकि कॉप 27 में वैश्विक अर्थव्यवस्था को कम करना, कार्बन, जब हम लो कार्बन फुटप्रिंट की बात करते हैं जाने के लिए, तो अब इसमें भी बात कही जा रही है कि जो प्राइवेट प्लेयर हैं उनको भी इसमें अपनी भूमिका को निभाना होगा और ऐसे में उनको प्रोत्साहन करने की भी ज़रूरत है। साथ साथ में कार्बन टैक्स लगाया जा सकता है, इसको और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है जहाँ पर ऑलरेडी है, जिससे कि जो कार्बन से स्विच करके ऐसी टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन मिले, प्राइवेट प्लेयर द्वारा मार्केट इस चीज़ को और बेहतर तरीके से एक्सेप्ट करे। इन सब के साथ साथ में बहुत सारे कंट्री हैं जो आज भी फॉसिल फ्यूल पर सब्सिडी देते हैं, इसको अब ख़त्म करने की आवश्यकता आ चुकी है। अब ऐसे में वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे जो क्लाइमेट प्रोजेक्ट हैं इनको ऐसे बैंक द्वारा वित्त पोषण करके त्वरित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है। जिस तरीके से अभी तक जो कॉप सम्मेलन होते आए हैं उनका एक मिक्स ट्रैक रिकॉर्ड देखने को आया है, और ऐसे में ऐसा बिल्कुल उत्साह नहीं लगता है कि कॉप 27 एक अमूलचूल परिवर्तन लेकर आ सकता है। फिर भी इस बात की आवश्यकता है कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, वेरियस इकोनॉमीज हैं, उनको ज़्यादा इन्वायरमेंटल सस्टेनेबल पाथ को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। और भारत की अगर हम बात करते हैं तो हिस्टोरिकली जब जलवायु परिवर्तन के लिए काम करने की बात आती है तो बहुत बड़े स्तर पर काम भारत में अभी देखने की और ज़्यादा ज़रूरत है, आवश्यकता है। ज़रूरत आ गई कि भारत भी काफ़ी बोल्ड स्टेप उठाए, बड़े स्टेप उठाए और टाइम बाउंड मैनर में उसे पूरा भी करे। अगला जो कॉप 27 मिस्र के शर्म अल शेख में होने वाला है 6 से 18 नवंबर में, तो ऐसे में जो सभी देश हैं उनको अपने नेशनल इंटरेस्ट में जो पर्यावरण की दृष्टि से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी दृढ़ता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब सतत विकास की बात आती है तो इसके दृढ़ता को एक समर्थन करने का मौका है। अतीत में जो भी गलतियां हुई उसको अभी तो सुधारा जा सकता है, इसका समय आ चुका है। आज के हिंदू के आर्टिकल में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।